Assalamualaikum. Let's try to memorize everything about eclampsia and pre-eclampsia. सबसे पहले हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए सिनेरियो पे. अगर आपने वो डायग्नोज कर लिया तो आपका क्वेश्चन सारा ठीक हो जाएगा. बाकी इन्वेस्टिगेशंस कॉमन सेंस से आपने लिखनी है और मैनेजमेंट भी उसके अकॉर्डिंग होगी. सिनेरियो के अंदर वो जो दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनसे आपका डायग्नोसिस आपको कंफर्म हो जाना चाहिए वो वेरी हाई बीपी और प्रोटीन यूरिया हैं. इसके अलावा जैसे बीपी के जो साथ होते हैं ना एसोसिएटेड हेडेक होती है और ब्लरिंग ऑफ वीएन, ठीक है, तो ये दोनों भी इसके साथ ही होंगे. और साथ में क्योंकि हमें पता है कि ये किडनीज़ को अफेक्ट करता है इसलिए आपने डिक्रीज यूरिन आउटपुट भी याद रखना है. साथ में एडिशनल जो पॉइंट है वो है ये नोज़िया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रहा है या एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है. एपिगैस्ट्रिक पेन के पॉइंट को आपने याद रखने है कि इसके अंदर क्योंकि वही हेल्प सिंड्रोम है और हेल्प सिंड्रोम में लीवर भी इफेक्ट हो रहा होता है तो लोकेशन जो उनसी ना वो लीवर वाली ऑलमोस्ट आ जाती है. पेशेंट को फेशियल एडीमा हुआ है या पेरी ऑर्बिटल एडीमा हुआ है. अगर ये पॉइंट्स हैं तो ये आपका प्री इक्लेम्सिया है और अगर वो यहाँ पे फिट्स बोल देंगे तो ये आपका इक्लेम्सिया बन जाएगा. प्री इक्लेम्सिया होता क्या है, इसके अंदर ये आपका समझ लें कि बीपी का मसला है प्रेगनेंसी के अंदर. और इसके अंदर क्योंकि वो बीपी है तो उसने लॉन्ग टर्म आपकी वेजल्स को ज़रा अफेक्ट करना है, नैरो कर देगा और वो आपका ब्लड प्रेशर ऐसे अफेक्ट होगा ना, ज़्यादा हाई रहेगा. और साथ में ये आपके सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व करेगा. कौन से 3 सिस्टम्स हैं? दिमाग है, किडनीज़ है और लीवर है. और ब्रेन को आपने कैसे याद रखना है कि फिट्स पढ़ने हैं पेशेंट को तो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट याद रख लें. यूरिन आउटपुट डिक्रीज होना है तो इसलिए किडनी की इन्वॉल्वमेंट को याद रख लें. और लीवर का जो है ना वो एलिवेटेड लीवर इंजाइम्स होने हेल्प सिंड्रोम के अंदर तो लीवर को याद रख लें. प्री इक्लेम्सिया जो है वो प्री साथ में से लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली ये इक्लेम्सिया में जा सकता है अगर साथ में फिट्स आ गए हैं. इक्लेम्सिया की जो एक बात आपने देखनी है ना कि इसके अंदर ना पहले ही हिस्ट्री होगी प्री इक्लेम्सिया की और कोई भी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है कि जिसकी जैसे फिट्स हैं या पेशेंट कोमा में जा रहा है. अगर इक्लेम्सिया वाली पेशेंट की डेथ होती है ना तो उसका कॉज क्या बनेगा? सेरिब्रल हेमरेज. इससे पहले जो सा मोस्ट कॉमन कॉज होता था ना डेथ का सेरिब्रल हेमरेज से पहले वो पल्मोनरी एडीमा होता था, लेकिन अब जो मोस्ट कॉमन है वो सेरिब्रल हेमरेज हो गया हुआ है. इसकी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन आपने याद रखनी है इक्लेम्सिया वाली जो पेशेंट्स को हो सकती है अगर आप इसे मैनेज नहीं कर रहे तो हेल्प सिंड्रोम है. और हेल्प सिंड्रोम का एच हेमोलिसिस के लिए, EL एलिवेटेड लिवर इंजाइम्स के लिए और LP लो प्लेटलेट्स के लिए. और अगर हेल्प सिंड्रोम हो गया तो उसके बाद पेशेंट की डेथ का जो कॉज बनता है वो स्ट्रोक बनता है. रिस्क फैक्टर्स देख लें आपने क्या याद रखना है. आपने याद रखना है कि एक ओबीस सी प्रेग्नेंट लेडी है और उसकी ये पहली प्रेगनेंसी है, उसको शुगर भी है और उसका बीपी भी हाई है. और यही 4 मेजर रिस्क फैक्टर्स बनते हैं. इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आपने सबसे पहले ब्लड वाली इन्वेस्टिगेशंस करवा लेनी है, CBC करवा लेनी है, सारी बेसलाइंस करवा लेनी है. और LFTs को आपने ज़रूर देखना है, CBC को देखना है क्योंकि आपने हिमोलिसिस भी देखना है. LFTs के ज़रिए आपने हेल्प सिंड्रोम वाला एलिवेटेड लिवर इंजाइम्स भी देखने हैं और आपने साथ में क्लॉटिंग प्रोफाइल देख लेनी है. और क्योंकि हमने प्रोटीन यूरिया भी है इसलिए हमने जो है ना यूरिन का कंप्लीट एग्जामिनेशन करवा लेना है. अल्ट्रासाउंड करवाना है क्योंकि हमें डिलीवरी करवानी ही पड़ेगी अगर कंडीशन स्वेयर है पेशेंट की. और साथ में आपने CTG देख लेनी है पेशेंट की कि उसका कहीं फीटस कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा. अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट. सबसे पहले तो सीनियर्स को हेल्प के लिए बुला लें क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है और अगर आपके पास पेशेंट फिट्स के साथ आ गई है तो आपने सबसे पहले, और पेशेंट अनकॉन्शियस होगी तो आपने सबसे पहले उसका ABC सिक्योर करना है कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और IV लाइन पास कर लेनी है. IV लाइन के बाद आपके पास 2 ही मेजर काम है फोकस इसमें आप करना है. एक उसकी आपने फिट्स को कंट्रोल करना है, दूसरा आपने उसका BP कंट्रोल करना है. तो फिट्स के लिए हम उसको फर्स्ट लाइन जो हमारे पास होता है वो MgSO4 होता है. इसकी जो लोडिंग डोज होती है वो 4 ग्राम होती है और उसके बाद मेंटेनेंस डोज जो सी ना वो हम देते हैं 1 ग्राम पर और फॉर 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी. इन केस गलती से आपने MgSO4 बहुत ज़्यादा दे दिया लोडिंग डोज में तो ओवरडोज की वजह से पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है. तो इसका जो एंटीडोट होता है वो होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट. लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पेशेंट को फिट्स नहीं पड़ी, वो प्री इक्लेम्सिया का डायग्नोसिस है, तो आप MgSO4 प्रोफाइलेक्टिक बेसिस पे भी उसको दे सकते हैं ताकि उसे फिट्स ना पड़ें. BP के कंट्रोल करने के लिए हम पहले उससे ओरल लिबिटालोल देंगे. अगर उससे कंट्रोल नहीं हो तो IV लिबिटालोल दे देंगे. और उससे भी बेहतर नहीं हो रहा, अगर पेशेंट का BP नीचे नहीं आ रहा तो हम IV हाइड्रोलाजीन पे जाएंगे. अब अगर आपको याद हो कि हमारा यूरिन आउटपुट भी जो है ना वो डिक्रीज था तो अब हमने उसकी तरफ फोकस कर लेना है BP और फिट्स कंट्रोल करने के बाद. तो उसके लिए हमने इनपुट और आउटपुट दोनों मॉनिटर करने हैं, फोलिस कैथेटर पास कर लेना है. और अगर पेशेंट हेल्प सिंड्रोम
की तरफ जा चुकी है ऑलरेडी, तो उसके प्लेटलेट्स तो बहुत लो हो चुके होंगे आप, तो उसके लिए आपने कंसल्ट करना है हेमाटोलॉजिस्ट को, और फिर जो वो प्लान देंगे आपने उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर लेना है। और अगर आपको कंडीशन स्वेयर है, आपको डिलीवरी प्लान करनी पड़ रही है और पेशेंट का आपको सी सेक्शन करना पड़ रहा है, तो आपने अगर जेस्टेशनल एज 34 वीक्स से कम है, आपने उससे पेशेंट को पहले स्टीरॉइड्स देने और साथ में प्रोफिलेक्टिक हेपारिन देनी, ताकि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म प्रिवेंट किया जाए। अभी हम जब थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पढ़ेंगे तो उसके सिनेरियो के अंदर भी मैक्सिमम आप देखेंगे यही सिनेरियो होगा। प्री क्लैम्प्सिया के पेशेंट है, उसका सी सेक्शन किया है, सी सेक्शन के बाद उसको अगर काफ की पेन हो रही है ना, काफ लेग काफ की, ठीक है, तो काफ मसल की पेन हो रही है और स्वोलन है, तो आप समझ जाएं कि पेशेंट जो सी ना वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की तरफ जा चुकी हुई है। तो इसलिए हम सी सेक्शन के बाद प्रिवेंशन के लिए प्रोफिलेक्टिक बेसिस पे हेपारिन दे देंगे। एक जो पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर पेशेंट की जेस्टेशनल एज है 31 वीक्स या 32 वीक्स, तो हमारी पहली कोशिश यही है कि उसको हम 36 वीक्स तक कोशिश करके किसी तरह मैनेज कर ही लें, ताकि फीटस की जो लंग्स है ना वो मैच्योर हो चुकी हों। लेकिन अगर फीटस डिस्ट्रेस में जा रहा है और आपको CTG के ऊपर लेट डिसोलरेशंस मिल रही हैं, तो आपको जो है वो सी सेक्शन या वजाइनल डिलीवरी की तरफ जानी पड़ेगा। और अगर सिनेरियो में वो आपको बता रहे हैं कि डिलीवरी के बाद पेशेंट को इक्लेम्सिया या प्री क्लैम्सिया वाली कंडीशन हुई है, लेकिन अब बेबी की डिलीवरी हो चुकी हुई है, तो आपने फिर अपने जो मैनेजमेंट के पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने हैं कि अब डिलीवरी वाला पॉइंट आपने निकाल देना, क्योंकि डिलीवरी तो ऑलरेडी हो चुकी हुई है। तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आपने फिर उसकी मैनेजमेंट लिखनी है पॉइंट्स वही हैं, लेकिन अंदर से कुछ पॉइंट्स माइनस कर देने हैं जो डिलीवरी से पहले से रिलेटेड थे। अब हम आ जाते हैं सिनेरियोज़ की तरफ। यहाँ पे आप जो कॉमन पैटर्न देखेंगे कि BP 170, 180/110, 160/110 इतना BP है, साथ में या प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव हो गया, या फिर उन्होंने साथ में मेंशन कर दिया कि पेशेंट को टॉनिक क्लोनिक फिट्स पड़ रहे हैं। और प्री क्लैम्सिया में भी प्रोटीन यूरिया हाई BP है, लेकिन साथ में फिट्स नहीं है, और एक सिनेरियो में हेल्प सिंड्रोम की तरफ उन्होंने आपको पॉइंट आउट कर दिया हुआ है।